ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विशेष साक्षात्कार। विषय है भारतीय डाक विभाग में प्रौद्योगिकी से आ रहा परिवर्तन। साक्षात्कार कर रहे हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बड़ी सोच से बड़े कदम उठाए जाते हैं, बड़े फैसले लिए जाते हैं, बड़े काम होते हैं। देश हमेशा आगे रहना चाहिए, यानी देशवासी पहले। और आज की नीतियों और कार्य करने के तरीकों में हम यही सब देखते आए हैं। अब हम देख रहे हैं कि भारत को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो कदम है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो है लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो है कुरियर सर्विसेज, नॉट जस्ट डोमेस्टिक बट ग्लोबल एज वेल। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंक्लूसिविटी फैलाई जा रही है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट की तरफ काम हो रहा है। और साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशंस, पोस्टल डिपार्टमेंट ये इंक्लूड कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं नुक्स एंड कॉर्नर्स में, वो सभी फाइनेंशियल सिस्टम में देश की प्रगति का हिस्सा बने। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड द मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और लोकसभा के सदस्य श्रीमान ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हमारे सभी दर्शकों के साथ भी एक चर्चा करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इंडिया पोस्ट की अगर बात की जाए, एक लाइन हम सभी लोगों ने सुनी है, डाकिया डाक लाया। लेकिन आज डाकिया डाक नहीं, कोरियर सर्विसेज ग्लोबल लेवल पर ला रहा है। इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक लेवल में पूरे नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री को कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज इस तरीके की हैं कि एक आम आदमी को भरोसा है कि इंडिया पोस्ट में, पोस्टल बैंक्स में, पोस्टल सर्विसेज में अगर पैसा है तो वो सुरक्षित है। इंडिया पोस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, ये सफर है, कैसा रहा, क्या मुश्किलें आई? वैभव, भारतीय डाक विभाग एक विभाग नहीं, एक भारत के हर परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग डाक विभाग रही है। मैं आपको अपना उम्र नहीं बताऊंगा, पर मैं उस कालखंड को भी याद करता हूँ जब कहा जाता था, जब हम लोग बच्चे होते थे और मेरे पूज्य पिताजी और मेरी आजी हम प्रवास पे जाते थे, तो अक्सर ये शब्द घर में दोहराया जाता था कि हम उस डाक बंगलों में रहने वाले हैं। आज उस शब्दकोश में उसे परिवर्तित करके सर्किट हाउस बना दिया है। पर डाकिये का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता था भारत के हर परिवार में, क्योंकि गांव में अगर किसी पर विश्वास होता था, और आज भी अगर आप भारत के 6 लाख गांव में से किसी गांव में प्रवास करोगे, तो अगर किसी पर विश्वास है तो वो डाकिये पर विश्वास है। क्योंकि डाकिया हर परिवार के हर परिजन को जानता है। वो जानता है कि पति और पत्नी का उम्र क्या है, वो जानता है कि घर में कितने बच्चे हैं, घर में नाना नानी या दादा दादी का उम्र क्या है, घर की स्थिति क्या है, घर वाले कहीं अगर बाहर काम कर रहे हैं तो किस प्रदेश में काम कर रहे हैं। और उस विश्वास के रिश्ते को हर एक व्यक्ति और हर एक उपभोक्ता के लिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना, ये भारत सरकार का संकल्प है। और वर्तमान के युग में, वर्तमान के कालखंड में, जब एक आधुनिकता का वातावरण पूरे विश्व में आया है, हमारी सोच है कि इस डाक विभाग को एक लॉजिस्टिक्स पावर हाउस के रूप में हम लोग परिवर्तित करना चाहते हैं। और इसलिए पिछले 1 वर्ष में बहुत मेहनत और मशक्कत हमारे डाक विभाग के हर कर्मी ने की है। और पहले तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है जहां हमारे 6 वर्टिकल बिजनेस लाइंस हैं और 4 हॉरिजॉन्टल सर्विसेज हैं। बिजनेस लाइंस में से कुछ के आपने उल्लेख किए, चाहे पार्सल हो, मेल हो, इंटरनेशनल हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक हो, PLI हो, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हो, ये हमारे 6 वर्टिकल्स हैं। और 4 हमारे हॉरिजॉन्टल्स हमने बनाए हैं, जैसे फाइनेंस हो, मानव संसाधन हो, IT हो, एडमिन हो, ये 4 हमारे हॉरिजॉन्टल्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को साथ में लेके एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है। उसी के साथ आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। तो ये डाक विभाग का एक अंग बने, मैं मानता हूं कि हमारे लिए एक जरूरत है, अनिवार्य है। और इसलिए पहली बार डाक विभाग में एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हमने रखा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आधार पे ही, वो सॉफ्टवेयर के आधार पर, हर डाकिये के हाथ में जो पहले चिट्ठियों का बंडल होता था, अब उसे एक हैंड हेल्ड पोर्टेबल मोबाइल के आधार पर हम लोग ने दिया है। तो एक CTO हमने पोजीशन की है और हर एक वर्टिकल के साथ एक वाइस CTO, क्योंकि उस IT 2.0 सॉफ्टवेयर के आधार पे ही इसे एक लॉजिस्टिकल पावर हाउस हम लोग बनाना चाहते हैं।
थर्ड, पूरा रीऑर्गेनाइजेशन और एक बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग। उदाहरण के तौर पर अगर आप पार्सल का क्षेत्र हो तो कौन सा पार्सल का हब मैकेनाइज्ड होना चाहिए, कौन सा मैनुअल होना चाहिए, हम लोगों की लीड टाइम्स कहाँ हम लोग कम कर सकते हैं, वैल्यू चेन में हम लोग कहाँ ऐड कर सकते हैं, हमारी प्राइसिंग स्ट्रक्चर की दूसरे कंपेटिटर्स के विरुद्ध क्या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो मार्केट डायनामिक्स एक सरकारी संस्था में अब हम लोग ला रहे हैं और उसी के तहत हम लोगों की ये भी सोच है कि नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन भी हो। अभी 6 नए प्रोडक्ट्स हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 डोमेस्टिक मेल में, 2 इंटरनेशनल मेल में, 2 पार्सल में। और जो डाक विभाग की एक डिलीवरी सिस्टम है, जो मैं मानता हूं कि देश के अंदर नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व में इतना बड़ा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का किसी के पास नहीं है। 1,64,000 हमारे पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस हैं, पॉप्स, और उन पॉप्स के आधार पर के द्वारा, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस के द्वारा हमारे उपभोक्ता के लिए हर एक चीज हम लोग पहुंचाएं। मेरा जब पहला अनुभव था डाक विभाग के साथ 2007-2008 में, मैंने ये स्लोगन कॉइन किया था, डाक सेवा जन सेवा, और उसी के साथ मैंने ये कहा था कि पोस्ट ऑफिस शुड बिकम द विंडो टू द वर्ल्ड फॉर द कॉमन मैन। हर चीज आपको हमारे डाक विभाग के पोस्ट ऑफिस में मिलनी चाहिए। तो उसी सोच और विचार के आधार पर हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं और अगले 5 साल में हमारी यही कोशिश है कि इंटरनेशनल कंपेटिटर्स के विरुद्ध हम लोग एक राइजिंग फोर्स के रूप में हम लोग उभरें और एक विश्व रूपी संस्था इंडिया पोस्ट बने। एब्सोल्युटली, जैसा आपने मंत्री जी कहा कि पोस्ट सेवा एक जन सेवा है और कितने ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे देश को नुक्स कॉर्नर्स को कवर करते हैं। डिजिटल रूप से इन सभी चीजों को आगे बढ़ाना और साथ ही साथ ये भरोसा दिलाना कि वो डिजिटल रूप से जो सेवाएं अब डाकघर प्रोवाइड करेगा वो वैसे ही सर्विसेज भी देंगी बल्कि और बेहतर सर्विस देंगी। साथ ही साथ लोगों को ये समझाना कि अब डिजिटल सेफ है, सिक्योर है और अब इस नए युग में डिजिटल जरूरी है। ये कैसे मुमकिन हो पाया, कैसे कर पाए? आज डिजिटल भारत जिसका जन्म अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पहले दिलवाया था और आज वो एक वटवृक्ष के रूप में भारत के स्तर पर नहीं लेकिन वैश्विक स्तर पर एक वटवृक्ष के रूप में खड़ा हो चुका है। आज आपको आश्चर्य होगा और आपके दर्शकों को भी आश्चर्य होगा कि भारत में करीब करीब 50% विश्व के डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। बिल्कुल, करीब करीब हमारे $3 बिलियन के ट्रांजैक्शंस हर वर्ष होते हैं, करीब करीब $2.25 बिलियन ट्रांजैक्शंस हर वर्ष होते हैं। और ये डिजिटल हाईवे जो प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, इससे केवल एक एक उपभोक्ता को सहूलियत नहीं होती लेकिन उसके अलावा भ्रष्टाचार को मिटाया जाता है, क्योंकि जब बटन यहां से दबता है तो सीधा सीधा हर एक रुपया उपभोक्ता के हाथ में पहुंचता है। ये वो जमाना नहीं है जो पहले कहा जाता था कि जब केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता है तो केवल 15 पैसे अंतिम छोर के व्यक्ति के हाथों में प्राप्त होता है। जब प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं तो 1 रुपया केंद्र से उपभोक्ता के खाते में पहुंचकर केवल खाते में नहीं पहुंचता लेकिन उपभोक्ता के मोबाइल पर अलर्ट आता है कि आपके खाते में 1 रुपया डिपॉजिट हो गया। तो ये अब डिजिटल इंडिया एक एक व्यक्ति के जीवन का भाग बन चुका है और हर एक व्यक्ति डिजिटाइजेशन की क्षमता को हर व्यक्ति ने भांपा भी है और हर व्यक्ति ने अपनाया भी है। और डाक विभाग में भी हम लोग डिजिटाइजेशन और कंप्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा डाकिया हैंडहेल्ड को लेकर सभी ट्रांजैक्शंस करता है। कई मंत्रालयों के लिए हम लोग सेवाएं देते हैं। हमारे ट्रांजैक्शंस और हमारे पीएलआई के ट्रांजैक्शंस भी हम लोग मोबाइल से करते हैं। और इसके अलावा कोविड के जमाने में जब राशि की भी जरूरत होती थी, वो मोबाइल के हाथ पर गांव-गांव में 5,000 से 10,000 तक डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता था लोगों के खातों में। वर्तमान में एक नए आविष्कार और नया एक नवाचार की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक डिजिपिन सिस्टम के आधार पर। और वो डिजिपिन एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो एक जियो कोडेड सिस्टम है जो आपके एड्रेस का लैट लॉन्ग लेके 4x4 मीटर के ग्रिड पे एग्जैक्ट पॉइंट दे देता है और वो एक कॉम्प्लीमेंट होता है आपके एड्रेस सिस्टम के साथ।
ताकि जो वैभव की सोच है कि मेरे गांव में उस मंदिर के पास मेरा घर है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सोच है कि मेरे गांव में इस सड़क के 200 मीटर दूर मेरा घर है, ये अलग अलग तरीके अपने एड्रेस अपनाने के बजाय एक जियो कोडेड पिन के साथ एग्जैक्ट पॉइंट की डिलीवरी संभव हो पाती है। तो वो डिजिपिन सिस्टम को भी हम लोग धीरे धीरे, एक पायलट अभी चल रहा है और उसे आगे जाकर हम लोग विस्तार रूप से भी हम लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, आप हमें प्लीज बताइए कि कनेक्टिविटी की अभी आपने बात की, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की आपने बात की, आपने कहा कि विश्व स्तर पर हम इसको ले जाना चाहते हैं। आपका मंत्रालय इस ओर लगातार काम कर रहा है, अग्रसर है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस की अगर बात की जाए तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। किस तरीके से स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए ये सप्लाई चेन बेहद कारगर है, बेहद सपोर्टिव है, और साथ ही साथ उनके बिजनेसेस को विस्तार करने में, उनका एक्सपैंड करने में किस तरीके से वो मददगार साबित होती है? मैं उद्योग और वाणिज्य मंत्री रहा हूं, तो जो आपने अभी वक्तव्य दिया, इससे जितना भी हम लोग रेखांकित करें वो कम है। एमएसएमई का योगदान भारत की आर्थिक व्यवस्था में 50% से ज्यादा है, और करोड़ों लोगों की क्षमता एमएसएमईज के द्वारा विश्व स्तरीय उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग के राउट से भारत का नाम, भारत का लोगो विश्व स्तरीय पर रेखांकित करने में उनका योगदान रहता है। और मैं मानता हूं कि आज ये डिजिटल इंडिया के द्वारा क्या परिवर्तन आया है। ये डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच विचारधारा का क्रियान्वयन किया है, इसके आधार पर केवल ये वन वे सिस्टम नहीं है कि आप पेमेंट्स करें और आपकी आय का स्रोत ये बने। इसके आधार पर व्यापार भी व्यापक रूप से आज बढ़ चुका है। डिजिटाइजेशन और डिजिटाइजेशन के आधार पर, जीआई कोडिंग के आधार पर आज मेरा छोटा उत्पादक, उदाहरण आप ले लो त्रिपुरा का आगरवुड, अगरबत्ती बनाने वाला या ऊद बनाने वाला, या नागालैंड का कॉफी बनाने वाला, या किंग चिली उत्पादन करने वाला, या अरुणाचल प्रदेश का ऑर्किड ग्रो करने वाला, वो अपना उत्पादन राष्ट्रीय मार्केट तो आप भूल जाओ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचा सकता है। और अगर इसका कोई साधन है डिलीवरी का, तो वो भारत का डाक विभाग है। और इसलिए हम लोग ने पिछले 10 महीनों में करीब करीब 1000 डाक निर्यात केंद्र भी हम लोग ने स्थापित कर दिए। बिल्कुल, हमारे डाक पोस्ट ऑफिस में, और वहां जो उत्पादक है वो आके अपना उत्पादन दे सकता है। अगर वैभव ने कुछ, उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के अटेर के गांव से कुछ ऑर्डर किया हो, तो अटेर का उत्पादक पोस्ट ऑफिस में जाके पैकेजिंग करके वैभव के घर दिल्ली में डिलीवरी करवा सकता है। और वो चैनल जो वो पार्सल वैभव को डिलीवर करेगा, वो मेरा डाक विभाग है। तो व्यापार, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की असली क्षमता विश्व के पटल पर तब उठेगी जब भारत के गांव से उठेगी। और वो क्रांति और वो परिवर्तन डिजिटल इंडिया की रेवोल्यूशन के आधार पर आज संभव हो पाया है। और वो डिजिटल पाइप है और फिजिकल पाइप डाक विभाग है। मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर क्रांति आएगी तो वो जमीनी स्तर से आएंगी और अलग अलग देश के कोनों से आएगी, गांव से आएगी। वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा इस डिजिटाइजेशन के सफर में? आज भी चुनौतियां हैं, ये सफर समाप्त नहीं हुआ है। आज तो हम पिछले 1 साल से इस सफर पर निकले हैं। हमारा उद्देश्य है कि 5 साल में आज जो डाक विभाग एक कॉस्ट सेंटर है भारत सरकार के लिए, हमारी आय करीब 12-13 हजार करोड़ की है और हमारा खर्चा करीब 25,000-26 हजार करोड़ की है जी। तो भारत सरकार के लिए आज हम कॉस्ट सेंटर है। इन 6 वर्टिकल्स और 4 हॉरिजॉन्टल्स को मिलाकर आने वाले 5 सालों में हम लोग एक कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर में हम लोग परिवर्तित होना चाहते हैं। और इन्हीं 6 वर्टिकल्स में वृद्धि आए, इन्हीं 6 वर्टिकल्स में इन सारे कदमों के साथ रैशनलाइजेशन हो, रीऑर्गेनाइजेशन हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में संस्थाओं की जो टर्मिनोलॉजी है वो हम अब डाक विभाग में ला रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी हो, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा मेटामॉर्फोसिस है, अगर आप शब्द का इस्तेमाल करें। एक बहुत महान परिवर्तन है हमारे विभाग के अंतर्गत। और हमारे जो 2 लाख हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं और हमारी संस्था है, ये परिवर्तन तभी संभव हो पाएगा जब हर एक ग्रामीण डाक सेवक इसे अपनाएगा। और उस जर्नी में है हम लोग वर्तमान में।
चेंज मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होती है और उस चेंज मैनेजमेंट में एक एक ग्रामीण डाक सेवक के साथ संपर्क, उन्हें समझाना कि अब हम मिशन पे हैं, उस मिशन पर हमें लगना होगा। और इसकी शुरुआत मैं बंगलुरु से कर रहा हूं। अगले हफ्ते में बंगलुरु जा रहा हूं, तो कर्नाटक के सारे ग्रामीण डाक सेवकों के साथ मेरा एक सेशन है बंगलुरु में, तो वहां से हमारी शुरुआत होगी। मंत्री जी, बेहद जरूरी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन का होना। आपने जैसा कहा कि विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं, जमीनी स्तर से लोगों को जोड़ रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक उसका बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं साथ साथ ये भी है कि जितने भी लोग हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बने। हमने देखा आधार के जरिए, हमने देखा जनधन खातों के जरिए, हमने देखा किस तरीके से नए नए स्कीम्स के जरिए और डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम्स के जरिए, जैसा आपने जिक्र किया, डिजिटल इंडिया के जरिए डायरेक्ट पैसा पहुंचता है। कितना जरूरी है कि अब इंडिया पोस्ट की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी दुनिया में इंटरनेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूशंस की तरह ही एट पार आए। उनके लिए क्या नए कदम, क्या नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, किस तरीके से हम लोगों को जोड़ रहे हैं? हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में और हमारी पीएलआई सिस्टम और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई सिस्टम में देश की जनता जुड़ चुकी है। और जैसे आपने कहा कि अगर डाक विभाग की एक प्राथमिकता है तो वो डाक विभाग की विश्वसनीयता है, और आपकी राशि सुरक्षित रहेगी, आपकी राशि बढ़ती रहेगी, और हम आपके कस्टोडियन हैं, केवल आपके नहीं लेकिन आपके आने वाले पीढ़ी की भी। और इसी सोच विचारधारा के साथ इन दोनों डिविजन्स और उसी के साथ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, जनता के लिए सेवाधारी योजनाओं को भी एक एक करके जनता के समक्ष ले जाएं। और यहाँ हम एक सेतु का काम करते हैं केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों के बीच में और जनता के बीच में। उदाहरण मैं आपको दे दूं कि विदेश मंत्रालय के लिए हम लोग पॉप एसकेस की स्थापना करते हैं, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है। पुराने जमाने में गांव की बात आप छोड़ लो, पर छोटे शहरों के लोगों को भी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जाना पड़ता था अपना पासपोर्ट बनाने के लिए। आज पासपोर्ट सेवा केंद्र मोरेना में लग रहा है, आज पासपोर्ट सेवा केंद्र गुना में बन रहा है, आज पासपोर्ट सेवा केंद्र आंध्र प्रदेश और बिहार के छोटे छोटे शहरों में बन रहा है, ताकि वहां जनता सहूलियत से अपना पासपोर्ट बना पाए। तो पॉप एसकेस के द्वारा करीब करीब 640 करोड़ रुपए की आय पिछले 2.5-3 वर्षों में हुई है, और करीब करीब 2 या 4 लाख लोगों के पासपोर्ट डाक विभाग के द्वारा बने हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा डाक निर्यात केंद्र की बात हुई, और वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी में जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है रूफटॉप सोलर की, उसका सर्वे एमएनआरई डिपार्टमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कई कार्य हम लोग करते हैं। म्यूचुअल फंड की कंपनियों के लिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डाक विभाग से मैं करवा रहा हूं। तो ये नए एवेन्यूज भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की, जैसे मैंने आपको कहा कि पोस्ट ऑफिस शुड बी द विंडो टू द वर्ल्ड फॉर द कॉमन मैन। आम आदमी के लिए विश्व की खिड़की हमारा डाक विभाग बनना चाहिए, और इसलिए ये सारे रेंज ऑफ सर्विसेज एक रेनबो की तरह हम लोग जनता के लिए ये अवसर ले जाना चाहते हैं, और इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही जो मुझे और आज की जनरेशन को बहुत अच्छी लगी कि कॉस्ट सेंटर को आप प्रॉफिटेबल टर्न करना चाहते हैं। जिस तरीके की टर्म्स आपने यूज की, मुझे लगता है हम सभी सुन के इस बात को मान सकते हैं कि ये एक नए भारत का नया इंडिया पोस्ट है जो नए तरीके से काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पे वैभव, हम लोग कभी अनुमान नहीं लगाते थे कि ये सर्विस देने के लिए हमारा कॉस्ट क्या है। हर एक वर्टिकल के साथ बैठकर मैंने एक एक ट्रांजैक्शन का कॉस्ट स्ट्रक्चर हम लोग ने बैठ के बनाया कि एक पासपोर्ट बनाने के लिए हमारा कॉस्ट कितना लगता है, हेड ऑफिस से लेकर गांव के पोस्ट ऑफिस तक। एक डिलीवरी के लिए हमारा कॉस्ट क्या होता है, उसी के साथ आपके कंपेटिटर्स का क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है। अगर आपका 20 रुपए कॉस्ट है, मेरा 100 रुपए कॉस्ट कैसा हो सकता है? बिल्कुल ठीक। तो अगर इतनी बड़ी खाई है तो उस कॉस्ट को हमें कम करना पड़ेगा। उसके आधार पर हमारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो राशि वो हमको देते थे वही सलाम साहब होता था, कोई कंपैरिजन हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ नहीं होता था। तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी हमें सोचना होगा। कई जगह हमें अपने बेल्ट को टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अनुमान पहले नहीं होता था, अब अनुमान हो गया है। कई जगह में जो कंपेटिटर्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसका 10% भी हम लोग चार्ज नहीं करते थे। तो ये सारे वेरिएशंस प्रोडक्ट वाइज
और ट्रांजैक्शन वाइज आज मेरा डाक विभाग कर रहा है। पिछले 1 साल में ये बहुत कड़ी मेहनत हम लोग ने बैठ के की है और मैं दाद देता हूं मेरे साथियों को डाक विभाग में। मैंने सदैव समझा है कि मेरा डाक विभाग मेरे लिए एक मंत्रालय नहीं है। मेरा डाक विभाग और मेरा एक एक डाकिया मेरे लिए मेरा परिवार का सदस्य है। उसी विचारधारा के साथ मैंने 2.5 वर्ष 2007 में कार्य किया था इस विभाग में और उसी विचारधारा के साथ आज मैं कार्य कर रहा हूं। मेरे पूज्य पिताजी के लिए रेल मंत्रालय में हर एक रेल कर्मचारी उनका परिवार का सदस्य होता था और वही एक दिल की भावना मेरी डाक विभाग में रही है, जहां मेरा हर एक डाकिया मेरे लिए परिवार का सदस्य है। मंत्री जी, मैं पूछने पर मजबूर हूं, जिस तरीके का ऑरा आपका है, जिस तरीके से आप इतनी पॉजिटिविटी से बात कर रहे हैं, आपके साथ अब जब आपने कहा कि आपका ये पूरा परिवार है, आपने एक बार भी क्रेडिट नहीं लिया, आपने इतनी ह्यूमिलिटी से कहा कि मेरा डाक विभाग, मेरा परिवार काम कर रहा है, उसके लोग काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए कि अगर लोग चाहें कि इतना जो फैला हुआ नेटवर्क है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से जनरेट हो रही हैं, आगे होंगी, और कैसे जो करंट एम्प्लॉयज हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है, स्किलिंग को अपस्किलिंग में तब्दील करना है, उसके लिए आपका विभाग, आपका मंत्रालय, आप एज अ पर्सन क्या सोचते हैं, किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, हमारा डाक विभाग एक चैनल है एक परिवर्तन लाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके हाथ में, उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, अगर आपके हाथ में एक प्लग है और दीवार में पावर का कनेक्शन, पर आपके प्लग और दीवार के कनेक्शन में एक अडेप्टर की जरूरत है उस कनेक्टिविटी को संपन्न करने के लिए। वो अडेप्टर का काम मेरा डाक विभाग करता है, वो कनेक्टर का काम मेरा डाक विभाग करता है। और जो उदाहरण मैंने आपको दिए, एक एक क्षमतावान नौजवान को मेरा दूसरा विभाग टेलीकॉम के द्वारा, आज टेलीकॉम केवल दूरभाष की कनेक्टिविटी का आधार नहीं है जी। टेलीकॉम के आधार पर एक एक नागरिक को आप विश्व के साथ जोड़ रहे हो, और जब विश्व के साथ जोड़ रहे हो तो एक क्षमता दे रहे हो उसके हुनर को विश्व पटल पर निखारने के लिए। और उसी के आधार पर आज चाहे आपका हैंडलूम का हस्तशिल्प का व्यक्ति हो, चाहे आपका क्वीन पाइनएप्पल ग्रोवर का व्यक्ति हो, चाहे आपका नागालैंड का किंग चिली का ग्रोवर का व्यक्ति हो, चाहे आपका मधुबनी स्टाइल की प्रिंट का व्यक्ति हो, चाहे चंदेरी साड़ी का व्यक्ति हो, हर एक बुनकर को, हर एक हुनर वाले नागरिक को आप सीधा सीधा विश्व के मार्केट के साथ जोड़ रहे हो। अगर जीआई टैग है, प्रोडक्शन का लोकेशन है, वो सीधा अपना उसको चैनल के द्वारा बेचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चैनल में क्या होता है कि बीच का जो व्यक्ति होता है वो पूरा वैल्यू चेन का पैसा ले लेता है और जो एक्चुअल प्रोड्यूसर है उसको 10% राशि भी नहीं मिलती। आज वो एक्चुअल प्रोड्यूसर अपने ब्रांडिंग मार्केटिंग के आधार पर सीधा विश्व के मार्केट से कनेक्ट हो सकता है। तो अंग्रेजी में कहावत है डिस इंटरमीडिएटिंग द इंटरमीडिएटरी, और टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन इसको इनेबल करता है। और डाक विभाग वो डिलीवरी सिस्टम है जिसके आधार पर आपका उत्पादन सीधा 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 उपभोक्ता के हाथ में सेवा भाव के आधार पर हम लोग पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इस इंटरव्यू को या इस पॉडकास्ट की बात करें तो कनेक्टिविटी पर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर जितनी विस्तार से हमने चर्चा की है वो वाकई काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है कि आपके नेतृत्व में किस तरीके से डाक विभाग, टेलीकम्युनिकेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ओवरऑल किस तरीके से काम कर रहा है। सर, इंक्लूसिविटी की है अगर बात करें, कुछ वक्त पहले तक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में शायद कभी इतने विस्तार से, इतने डेप्थ से नहीं सोचा गया था जैसे कि अब सोचा जा रहा है। पूरी एक मिनिस्ट्री बनाना, मिनिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये क्या मंशा दिखाता है सरकार की? क्या बताता है कि कितना जरूरी है सरकार के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की इंक्लूसिविटी, उसकी कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ उसको बेहतर बनाया जाए? इसके लिए वैभव, आपको और हमें, अगर मैं आपसे निवेदन कर पाऊं, एक अलग सेशन करना चाहिए। क्योंकि उत्तर पूर्वी की क्षमता का आकलन करना ये अपने आप में एक पीएचडी थीसिस के समान है। और इसका अनुमान मुझे स्वयं नहीं था जब तक प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी जी। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है, इसके पीछे उनकी बहुत गहरी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विचारधारा है, जिस पर अगले सेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर 10 वर्षों में जो महापरिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो पाया है, 5 लाख करोड़ का निवेश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गया है,
जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़कें नहीं होती थी, वहां करीब करीब 10,000 किलोमीटर के हाईवे होती थी 65 वर्षों में। आज 16,000 किलोमीटर की हाईवे है 10 वर्षों में, 6,000 किलोमीटर। 45,000 करोड़ ग्रामीण सड़कों के लिए देकर 40,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं। रेल कनेक्टिविटी हर राज्य तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज 4.5 किलोमीटर का। रेल कम रोड ब्रिज बोगीबिल ब्रिज 9.5 किलोमीटर का। एयरपोर्ट्स की आप बात करो, जो मेरा पूर्व विभाग था, 9 एयरपोर्ट्स थे 65 वर्षों में, आज 17 एयरपोर्ट बन गए। तो एक महान परिवर्तन आया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र इतनी जोर से और इतनी तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, आपको आश्चर्य होगा। 8 राज्यों की, मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा, मैं मिजोरम की बात नहीं कर रहा, या असम की बात नहीं कर रहा, या नागालैंड की बात नहीं कर रहा, या मणिपुर की बात नहीं कर रहा। 8 राज्यों को आप साथ में मिला लो। पिछले 10 वर्षों में जहां विश्व 3% घरेलू उत्पादन के दर से विकास कर रहा था, 2 या 3% मान लो, भारत 7% की दर से 7% कैगर पिछले 10 वर्षों में ग्रोथ कर रहा है, मतलब 3 गुना विश्व का। वहीं ये 8 उत्तर पूर्वी राज्य अकेले 12 से 13% डेकेडल 10 साल का ग्रोथ रेट इनका रहा है। तो 6 गुना विश्व का और डबल भारत का। तो वास्तविक तौर से ये भारत के ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। 4.5 करोड़ आबादी, जिसमें से 65% 30 वर्ष की आयु से कम युवा आबादी, और साक्षरता का दर, आपको आश्चर्य होगा। आप अनुमान लगाओ क्या होगा 8 राज्यों का। मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। सर, मैं कहना तो चाहता हूं कि 90% से ज्यादा, मतलब भारत की औसत से कहीं ज्यादा। भारत की औसत 75 to 78% जी। 8 राज्यों को मिलाकर 88% साक्षरता का दर। कुछ राज्यों में 93, 95। क्या बात। फुल्ली लिटरेट। तो ये एक पावर हाउस है भारत के लिए, और इसका अनुमान प्रधानमंत्री ने लगा लिया था 10 साल पहले, और इसलिए ये परिवर्तन आप देख रहे हैं। अब इसी सेशन पे अगले बार हम लोग बैठेंगे। आप आकाशवाणी में आए, हमसे इतने विस्तार से चर्चा की, इतनी ह्यूमिलिटी के साथ, इतने सरलता से हम सबसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विशेष साक्षात्कार। विषय था भारतीय डाक विभाग में प्रौद्योगिकी से आ रहा परिवर्तन। साक्षात्कार कर रहे थे वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है eirenergytalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।